मैं एक इंटरव्यू रेडी इंग्लिश आंसर भी दे दूंगा। तो सबसे पहले हिंदी में वापस से, जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट पूरा टूल सेट है। जेआरई यानी जावा रनटाइम एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें आपका जावा प्रोग्राम चलता है। और जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन वो मशीन है जो आपका कोड एक्चुअली चलाती है। ये एनालॉजी और ये एक्सप्लेनेशन इसी तरह रखते हैं और इसी अमाउंट में रखते हैं ताकि सब कुछ क्लियर रहे। अब इंग्लिश में अगर इंटरव्यू में आपको ये बताना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं। In an interview, you could say, the JDK or Java Development Kit is the full toolkit for developing Java applications. The JRE or Java Runtime Environment is the runtime package that includes the JVM and libraries needed to run Java code. And the JVM or Java Virtual Machine is the actual engine that runs the bytecode. चलिए इसी तरह से अब हम कंपाइलेशन और एक्सिक्यूशन फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में समझिए, जब आप जावा में कोड लिखते हैं तो सबसे पहले आपका कोड कंपाइल होता है। मतलब जो आपने जावा की फाइल लिखी है वो कन्वर्ट होती है बाइट कोड में। ये बाइट कोड एक तरह का इंटरमीडिएट कोड होता है जो जेवीएम समझ सकती है। फिर जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो जेवीएम बाइट कोड को एक्सिक्यूट करती है। यानी पहले कंपाइलेशन होता है और फिर एक्सिक्यूशन होता है। अब अगर आपको ये चीज इंग्लिश में इंटरव्यू के लिए कहनी हो तो आप बोल सकते हैं कि इन जावा द कंपाइलेशन प्रोसेस फर्स्ट टर्न्स योर सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। This bytecode is platform independent and is executed by the Java virtual machine at runtime. तो इसी तरह हम कंपाइलेशन और एक्सिक्यूशन फ्लो को दोनों लैंग्वेजेस में समझ सकते हैं। और बिल्कुल मेन मेथड एनाटॉमी के बारे में भी इसी तरह समझा देता हूं। हिंदी में देखिए, जावा में जो मेन मेथड होती है वो बेसिकली आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। यानी जब आपका जावा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वहीं से शुरुआत होती है। मेन मेथड की एनाटॉमी का मतलब है ये समझना कि ये मेथड कैसे लिखी जाती है, इसमें क्या कीवर्ड्स होते हैं, जैसे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग अपॉस्ट्रोफी, आर्ग्स। ये सारे शब्द और स्ट्रक्चर इसलिए होते हैं ताकि जावा को पता चले कि ये प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट करना है। और अगर आपको इंग्लिश में इंटरव्यू के लिए बताना हो तो आप कह सकते हैं, इन जावा द मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। The anatomy of the main method includes the public, static, void, main, string apostrophe, arg signature, which tells the Java runtime where to begin execution. तो इसी तरह हम मेन मेथड के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और आगे बिल्कुल चलिए हर एक शब्द को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि मेन मेथड में हम पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, माइम क्यों लिखते हैं। सबसे पहले पब्लिक का मतलब है कि ये मेथड कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। जावा को ये इसलिए चाहिए क्योंकि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो जेवीएम इस मेथड को बाहर से एक्सेस करती है। स्टैटिक का मतलब है कि ये मेथड क्लास से डायरेक्टली जुड़ी होती है, इसके लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। वॉइड का मतलब है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती, वो सिर्फ एक्सिक्यूट होती है और आपका प्रोग्राम यहां से चलना शुरू होता है। और मेन तो वही मेथड का नाम है जिससे जावा को पता चलता है कि यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब अगर आपको इंग्लिश में इंटरव्यू के लिए बताना हो तो आप कह सकते हैं, इन द मेन मेथड पब्लिक मीन्स इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर, static means it belongs to the class itself, not an instance, void means it returns no value, and main is simply the name of the method where execution starts. तो इसी तरह हम हर शब्द का मतलब समझ लेते हैं और इसी फ्लो में आगे भी बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लैंग्वेज बेसिक्स की बात करते हैं, जिसमें आते हैं डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग। सबसे पहले यही चीज़ आती है, तो थोड़ा टाइप कास्टिंग के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट को हम वाइडनिंग बोलते हैं एंड एक्सप्लिसिट को नैरोइंग बोलते हैं। ओके, इसके बारे में थोड़ा बात करें। हाँ बिल्कुल, चलिए लैंग्वेज बेसिक्स में डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। हिंदी में समझे तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक टाइप से दूसरे टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करना। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या वाइडनिंग का मतलब है जब आप छोटे टाइप की वैल्यू को बड़े टाइप में बिना कुछ करे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एक इंट को आप इजीली डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जावा खुद कर देता है। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या नैरोइंग का मतलब है जब आप बड़े टाइप की वैल्यू को छोटे टाइप में कन्वर्ट करते हैं लेकिन आपको ये मैन्युअली बताना पड़ता है। जैसे एक डबल को आपको एक्सप्लिसिटली इंट में कास्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू में इंग्लिश में बताना चाहे तो आप बोल सकते हैं, टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और वाइडनिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली लाइक कन्वर्टिंग एन इंट टू अ डबल। Explicit typecasting or narrowing requires you to manually cast a double to an int. तो इसी तरह हम typecasting को समझ सकते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि वाइडनिंग इज ऑटोमेटिक एंड सेफ, नैरोइंग रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट कास्टिंग एंड मे लूज डेटा। इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। इसका मतलब यह है कि जब आप वाइडनिंग करते हैं, मतलब छोटे से बड़े टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है और इसमें डेटा लॉस का कोई रिस्क नहीं होता।
इसलिए इसको सेफ माना जाता है। लेकिन नैरोइंग यानी बड़े टाइप से छोटे टाइप में कन्वर्ट करते वक्त आपको खुद कास्ट करना पड़ता है और इसमें कभी कभी डेटा लॉस हो सकता है। इसे अगर आप एक डबल को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो डेसिमल पार्ट है वो लूज हो सकता है। अगर आप इसे इंग्लिश में समझाना चाहें तो आप कह सकते हैं वाइडनिंग इज ऑटोमेटिक एंड सेफ बिकॉज़ यू गोइंग फ्रॉम अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन। Narrowing requires explicit casting and might lose data because you're going from a larger type to a smaller one. तो ये बेसिक फर्क है वाइडनिंग और नैरोइंग का, और इसी तरह हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस पर। ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज असाइनमेंट एंड यूनरी। एंड उसकी प्रेसिडेंस होती है यूनरी, देन अरिथमेटिक, देन रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत तो है नहीं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में डिसीजन होते हैं, जैसे इफ एल्स, स्विच। लूप में होता है फॉर, वाइल एंड डू वाइल। डू वाइल के बारे में थोड़ा सा बताना, क्या डिफरेंस होता है फॉर, वाइल और डू वाइल में, इसके बारे में थोड़ा सा बात बताना। एंड इफ एल्स एंड स्विच, इन तीनों को किस किस सिचुएशन में कब हम यूज़ करते हैं। और फिर जंप भी होता है कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न होता है। तो हम कब ब्रेक करते हैं, कब कंटिन्यू यूज करते हैं, कब रिटर्न करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना। ठीक है, इसको इंटरव्यू स्टाइल में बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल हिंदी में बता दो मेरे को क्या है। बिल्कुल, मैं आपको सीधे और सिंपल तरीके से हिंदी में बता देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट्स में डिसीजन मेकिंग के लिए आप इफ एल्स और स्विच का यूज करते हैं। इफ और इफ एल्स तब यूज होता है जब आपको कुछ कंडीशन चेक करनी हो और उसके हिसाब से कोड चलाना हो। स्विच का यूज तब करते हैं जब आपके पास बहुत सारे केसेस हो और आपको उनमें से किसी एक के हिसाब से कोड चलाना हो। लूप्स में फॉर, वाइल और डू वाइल आते हैं। फर्क यह है कि फॉर लूप तब यूज होता है जब आपको पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलानी है। वाइल लूप तब यूज होता है जब आपको सिर्फ कंडीशन के हिसाब से लूप चलानी है। और डू वाइल में लूप कम से कम एक बार तो चलेगी ही, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है। जंप स्टेटमेंट्स में ब्रेक का मतलब है लूप को तुरंत रोक देना। कंटिन्यू का मतलब है करंट इटरेशन को छोड़कर अगले इटरेशन पे चले जाना। और रिटर्न का मतलब है मेथड से बाहर निकल जाना और कोई वैल्यू वापस करनी हो तो वापस कर देना। तो ये सारी चीजें बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में है और आप इन्हें ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा था। अरेज एंड जैक्ड अरे तो ठीक है, वो जैक्ड अरे क्या होता है, इसके एक बार इसके बारे में बताओ। बिल्कुल, मैं आपको जैगेड एरे के बारे में बता देता हूं। हिंदी में समझे तो जैगेड एरे बेसिकली एक ऐसा एरे होता है जो एरेज का एरे होता है, लेकिन इसमें हर एक इनर एरे की लेंथ अलग अलग हो सकती है। मतलब ये एक 2D एरे की तरह है, लेकिन हर रो या हर इनर एरे की साइज फिक्स नहीं होती। आप एक रो में 3 एलिमेंट रख सकते हैं, दूसरी रो में 5 और तीसरी में सिर्फ 2। तो जैगेड एरे आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप हर रो की लेंथ को अलग अलग रख सके। सिंपल शब्दों में बस ये समझ लीजिए कि जैगेड एरे एक इरेगुलर 2D एरे की तरह होता है जिसमें हर रो की अपनी लेंथ होती है। बढ़िया, अब हम आते हैं कुछ कीवर्ड्स पर, जैसे कि स्टैटिक एंड फाइनल। इसके बारे में थोड़ा बताओ क्या होता है। बिल्कुल, चलिए स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई चीज क्लास के साथ जुड़ी होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब अगर आप किसी वेरिएबल या मेथड को स्टैटिक बना देते हैं तो वो क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है और आपको उस वेरिएबल या मेथड को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। आप सीधी क्लास के नाम से ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। फाइनल का मतलब होता है कि उस चीज को आप एक बार सेट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी वेरिएबल को फाइनल बना दिया तो उसकी वैल्यू एक बार असाइन हो गई तो फिर चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर आप किसी मेथड को फाइनल बना देते हैं तो उस मेथड को सब क्लास में ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो स्टैटिक और फाइनल ये दो कीवर्ड्स हैं जो आपको क्लास बिहेवियर और इम्यूटेबिलिटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब ये होता है ना कि हम एक क्लास, मतलब हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। हमारा जो भी वेरिएबल होता है वो डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करता है, तो हम डायरेक्ट क्लास के नाम से उसको हम मेथड कॉल कर सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यही है ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा। स्टैटिक का बस यही मतलब होता है कि जो भी आपका स्टैटिक वेरिएबल या मेथड है वो डायरेक्टली क्लास से बिलोंग करता है। इसका फायदा यह है कि आपको हर बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती और आप सीधे क्लास का नाम लिख के उस वेरिएबल या मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ना कुछ ऐसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, एक बार उसके बारे में बताओ। बिल्कुल,
मैं आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली वो वैल्यूज होती है जो आप प्रोग्राम को चलाते वक्त कमांड लाइन से देते हैं। जब आप जावा प्रोग्राम चलाते हैं तो आप मेन मेथड के स्ट्रिंग अपोस्ट्रोफी आर्ग्स पैरामीटर में या आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। मतलब आप जब टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम रन करते हैं और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स देते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल आप इसलिए करते हैं ताकि प्रोग्राम को कुछ डायनामिक इनपुट्स मिल सके बिना कोड के अंदर वैल्यू बदले। आप इन आर्ग्यूमेंट्स को एज एन अरे स्ट्रिंग्स रीड कर सकते हैं और फिर अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम रन टाइम में कोई ना कोई वैल्यूज पास कर सकते हैं, क्या यही कहना चाह रहे हो? और इसका यूज क्या है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा। इसका मतलब यही है कि आप रन टाइम पे यानी जब आप प्रोग्राम चला रहे हैं तभी कुछ वैल्यूज कमांड लाइन से पास कर सकते हैं। इसका यूज ये होता है कि आप अपने प्रोग्राम को ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। आपको कोड के अंदर वैल्यूज हार्ड कोड नहीं करनी पड़ती। आप जब भी प्रोग्राम चलाएं तब अलग अलग इनपुट्स दे सकते हैं, जैसे किसी फाइल का नाम, किसी कॉन्फ़िगरेशन का पैरामीटर या कुछ भी जो आपको रन टाइम पे बदलना हो। तो इससे आपका प्रोग्राम ज्यादा रीयूजेबल हो जाता है और हर बार नए इनपुट्स के साथ यूज किया जा सकता है। ओके, सही बात है। नाउ हमने स्टैटिक एंड फाइनल की बात कर ली, अब बात करते हैं सिंक्रोनाइज्ड एंड वोलेटाइल की। तो ये क्या होता है सिंक्रोनाइज्ड एंड वोलेटाइल? सिंक बिल्कुल। अब सिंक्रोनाइज्ड और वोलेटाइल के बारे में बात कर लेते हैं। सिंक्रोनाइज कीवर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी मेथड या ब्लॉक को सिंक्रोनाइज बना देते हैं तो वो इंश्योर करता है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही थ्रेड उस कोड को एक्सेस करे। इसका इस्तेमाल मल्टी थ्रेडिंग में होता है, जहां आपको इंश्योर करना होता है कि दो थ्रेड्स एक ही रिसोर्स को एक साथ मॉडिफाई ना करे और कोई डेटा इनकंसिस्टेंसी ना हो। वॉलेटाइल कीवर्ड का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल आप वॉलेटाइल डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू डायरेक्टली मेन मेमोरी से रीड और राइट होती है। इसका फायदा यह होता है कि मल्टीपल थ्रेड्स के बीच कोई भी वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो कैश में स्टोर नहीं होती बल्कि हर बार मेमोरी से ही ली जाती है। तो ये दोनों कीवर्ड्स मल्टी थ्रेडिंग में डेटा कंसिस्टेंसी और सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होते हैं। इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ बता सकते हो? सिंक्रोनाइजेशन का एक एग्जांपल एंड वोलेटाइल का एक एग्जांपल, और कहाँ पर इसका यूज होगा? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक एक छोटा एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन का एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट क्लास है जिसमें दो थ्रेड्स एक साथ बैलेंस को अपडेट कर रहे हैं। अगर आपने डिपॉजिट या विड्रॉ मेथड को सिंक्रोनाइज बना दिया तो एक थ्रेड पहले अपना काम खत्म करेगा, फिर दूसरा थ्रेड चलेगा। इससे डेटा सेफ रहेगा और बैलेंस गलत नहीं होगा। वॉलेटाइल का एग्जांपल यह है कि मान लीजिए आपके पास एक फ्लैग वेरिएबल है जो इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम को रन करते रहना है या बंद करना है। अगर आप उस फ्लैग को वॉलेटाइल बना देते हैं तो जितने भी थ्रेड्स उस फ्लैग को चेक करेंगे उन्हें हमेशा उसकी लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। यानी अगर किसी एक थ्रेड को से अपडेट किया तो दूसरे थ्रेड को भी तुरंत वो अपडेट दिखाई देगा। तो सिंक्रोनाइजेशन ज्यादातर तब यूज होती है जब आपको इंश्योर करना है कि एक वक्त में सिर्फ एक थ्रेड कुछ क्रिटिकल कोड को चलाए, और वॉलेटाइल तब यूज होता है जब आपको किसी वेरिएबल की लेटेस्ट वैल्यू हर थ्रेड को कंसिस्टेंटली दिखा दी है। तो इसमें कैशिंग करने में क्या दिक्कत है? हम मेन मेमोरी से क्यों लेते हैं वोलेटाइल के केस में हर बार? उसमें क्या दिक्कत है, वो नहीं समझ आया मेरे को। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। देखिए, वॉलेटाइल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में जब मल्टीपल थ्रेड्स काम करते हैं तो वो वेरिएबल्स को अपने अपने कैश में रख लेते हैं। हर सीपीयू कोर का अपना एक छोटा सा कैश होता है जिसमें वो फ्रीक्वेंटली यूज वैल्यू स्टोर करके रख लेता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक थ्रेड ने कैश में वैल्यू अपडेट की तो दूसरे थ्रेड को वो अपडेट तुरंत नहीं मिलता जब तक वो मेन मेमोरी से रिफ्रेश ना करे। इसी वजह से कभी कभी स्टेल या पुरानी वैल्यूज मिल सकती है। वॉलेटाइल ये इंश्योर करता है कि हर बार वो वेरिएबल मेन मेमोरी से ही पढ़ा या लिखा जाए। इसका मतलब है कि जितने भी थ्रेड्स हैं उन्हें हमेशा उस वेरिएबल की सबसे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। इस तरह आप इंश्योर करते हैं कि कोई भी थ्रेड आउटडेटेड वैल्यू ना यूज करे और डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो इसलिए वॉलेटाइल यूज किया जाता है ताकि हर बार मेन मेमोरी से ही वैल्यू ली जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिस्टेंट एंड नेटिव की, इसके बारे में थोड़ा बताओ। बिल्कुल, अब हम ट्रांजिएंट और नेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजिएंट के बारे में समझते हैं। जावा में जब आप कोई ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करते हैं, मतलब उसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल या नेटवर्क में भेजते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स आप नहीं चाहते कि सीरियलाइज हो। उसके लिए आप उन्हें ट्रांजिएंट डिक्लेयर कर देते हैं। यानी ट्रांजिएंट वेरिएबल सीरियलाइज नहीं होता और उसकी वैल्यू को सेव नहीं किया जाता। ये तब यूजफुल है जब आपको कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या टेम्परेरी डेटा को सीरियलाइजेशन से बचाना हो। अब नेटिव कीवर्ड का मतलब यह है कि आप कोई मेथड
जावा के बजाय किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जैसे सी या सी प्लस प्लस। नेटिव मेथड्स आपको लर्नेबल सिस्टम रिसोर्सेज या लेगेसी कोड के साथ इंटरेक्ट करने देते हैं। इसका मतलब है कि आप जावा से बाहर जाकर उस मेथड को किसी दूसरी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये दो कीवर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज होते हैं। सीरियलाइज, हम क्या करते हैं, बाइट स्ट्रीम को सीरियलाइज करते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब मेरे को ये पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया जो तुमने बताया कि हम बाइट स्ट्रीम को सीरियलाइज करते हैं। सीरियलाइज करने का क्या मतलब होता है, और थोड़ा बेस से बताओ मेरे को। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा देता हूं कि सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जावा में सीरियलाइजेशन का मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो सेव किया जा सकता है या नेटवर्क पे भेजा जा सकता है। ये फॉर्म बेसिकली एक बाइट स्ट्रीम होता है। मतलब आपके ऑब्जेक्ट का डेटा बाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि आप उसे फाइल में लिख सके, एक इस दूसरे कंप्यूटर को भेज सके। फिर जब आपको वापस वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप बाइट स्ट्रीम को फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसे डीसीरियलाइजेशन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में सीरियलाइजेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट को बाइट्स में बदलना ताकि उसे स्टोर या ट्रांसमिट किया जा सके, और डीसीरियलाइजेशन का मतलब है उन बाइट्स को वापस ऑब्जेक्ट में बदल लेना। ठीक है, सीरियलाइजेशन में समझ गया। मतलब हमें अगर ऑब्जेक्ट्स को किसी और को भेजना है तो, या फिर अपने पास भी स्टोर करके रखना है, तो हम उसे बाइट्स में रख देंगे, क्योंकि बाइट्स आर एक्सेसिबल एवरीवेयर। सो इसलिए हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या है, यूजुअली सीरियलाइज कर लेते हैं। बट अब बताओ सिंक्रोनाइज्ड एंड वोलेटाइल के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से जाके एक्सप्लेन करो, ये क्या चीज़ है? बिल्कुल, अब मैं आपको सिंक्रोनाइज्ड और वोलेटाइल को थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जब आप मल्टी थ्रेडिंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि कोई भी क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड एक समय पे सिर्फ एक थ्रेड ही चलाए। यानी अगर आपके पास कुछ ऐसा कोड है जहां पे मल्टीपल थ्रेड्स अगर एक साथ काम करेंगे तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, तो आप उस कोड को सिंक्रोनाइज कीवर्ड से लॉक कर देते हैं। इससे होता यह है कि एक थ्रेड जब तक उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा थ्रेड वेट करेगा, और जब पहला थ्रेड अपना काम खत्म करेगा तभी दूसरा थ्रेड उस कोड को एक्सेस करेगा। इससे डेटा सेफ रहता है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि आप एक वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा मेन मेमोरी से रीड हो। नॉर्मली थ्रेड्स अपने अपने कैश से वैल्यूज पढ़ते हैं, जैसे कभी कभी आउटडेटेड या स्टेल वैल्यूज मिल सकती है। वॉलेटाइल इंश्योर करता है कि हर थ्रेड को उस वेरिएबल की लेटेस्ट वैल्यू ही मिले, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा मेन मेमोरी से ही फैच होती है। तो सिंक्रोनाइज ज्यादातर क्रिटिकल सेक्शंस को सेव बनाने के लिए होता है कि आपको एक समय पे सिर्फ एक थ्रेड को अलाउ करना है, और वॉलेटाइल उन वेरिएबल्स के लिए होता है जिनकी लेटेस्ट वैल्यू आपको हर थ्रेड को कंसिस्टेंट तरीके से दिखानी है। बढ़िया। अब बताओ ट्रांजिएंट एंड नेटिव के बारे में। बिल्कुल, अब मैं आपको ट्रांजिएंट और नेटिव को थोड़ा और सिंपल तरीके से समझा देता हूं। ट्रांजिएंट का मतलब यह है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करते हैं, यानी उसे बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसे सेव या ट्रांसमिट किया जा सके, तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं चाहते कि सेव हो, उन्हें आप ट्रांजिएंट कीवर्ड से मार्क कर देते हैं। मतलब वो वेरिएबल सीरियलाइजेशन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होते। जैसे अगर कोई टेम्पररी या सेंसिटिव डेटा है जो आप सेव नहीं करना चाहते, तो आप उसे ट्रांजिएंट बना देते हैं, इससे वो सीरियलाइज नहीं होता। नेटिव कीवर्ड का मतलब यह है कि आप जावा में एक मेथड डिक्लेयर करते हैं जो एक्चुअली जावा में नहीं लिखी जाती बल्कि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी या सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट होती है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको सिस्टम लेवल के रिसोर्सेज या लेगेसी कोड को जावा के साथ इंटीग्रेट करना हो। मतलब आप जावा से बाहर जाकर उस मेथड को किसी दूसरी लैंग्वेज में लिख के और जावा से कॉल करते हैं। तो ये दोनों कीवर्ड्स ऐसे ही स्पेसिफिक सिनेरियोज में काम आते हैं। ओके, ओके, ओके। ठीक है। नेटिव में वही है कि अगर हम कोड तो जावा में लिख रहे हैं, लेकिन हमें किसी और लैंग्वेज में, मतलब हम कोड किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं लेकिन कॉल जावा से करना है, तो हम नेटिव का यूज करते हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल नहीं समझा आपने। नेटिव का यही मतलब है कि आप कोड को किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे सी या सी प्लस प्लस, और उस मेथड को जावा से कॉल करते हैं। इसका फायदा यह है कि आप जावा के कोड बेस में रहकर भी इस नेटिव कोड को एक्सेस कर सकते हैं जो किसी और लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जब आपको जावा से बाहर जाकर कुछ करना हो लेकिन फिर भी जावा के थ्रू से कॉल करना हो, तब आप नेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ। ये क्या होता है? बिल्कुल, चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट और इंस्टेंस ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की बात करें तो ये जावा में क्लासेस और मेथड्स के लिए यूज होता है। अगर आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस क्लास का सीधा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि उसे इनहेरिट करके उसकी सब क्लासेस बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिक्लेयर होते हैं, उनका कोई बॉडी नहीं होता। ये सब क्लासेस पर छोड़ दिया जाता है कि वो इन मेथड्स को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करें।
इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर है जो ये चेक करता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस है या नहीं। मतलब आप ये जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस टाइप का है रन टाइम पर। ये रन टाइम पर टाइप चेकिंग के लिए काम आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट आपको एक ब्लूप्रिंट या बेस क्लास बनाने में मदद करता है, जिसे आप एक्सटेंड करके अपनी सब क्लासेस बना सकते हैं। और इंस्टेंस ऑफ आपको ये चेक करने में मदद करता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। हाँ, मेरे को ये चीज़ समझ में आई इंस्टेंस ऑफ और एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर आता है एक बार एग्जैक्टली ये बताओ, कोई सिचुएशनल एनालिसिस लेके। हाँ बिल्कुल, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आपके पास एक बेस क्लास है, जैसे एक शेप नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस शेप क्लास के अंदर आपने कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन किए हैं, जैसे ड्रॉ। अब आप चाहते हैं कि आपके डिफरेंट शेप्स जैसे सर्कल या रेक्टेंगल इस शेप क्लास को एक्सटेंड करें और अपना अपना ड्रॉ मेथड इंप्लीमेंट करें। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज होता है जब आप एक कॉमन स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, लेकिन हर सब क्लास अपने हिसाब से उस मेथड को इंप्लीमेंट करे। इंस्टेंस ऑफ का यूज आप तब करते हैं जब आपको रन टाइम पे चेक करना हो कि कोई ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। मान लीजिए आपके पास एक मेथड है जो डिफरेंट शेप्स को हैंडल करता है। आप इंस्टेंस ऑफ से चेक कर सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कल का इंस्टेंस है तो कुछ अलग काम करो, और अगर ये रेक्टेंगल का इंस्टेंस है तो कुछ और काम करो। तो ये दोनों चीजें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। एब्स्ट्रैक्ट से आप एक कॉमन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इंस्टेंस ऑफ से आप रन टाइम पे ऑब्जेक्ट को टाइप चेक कर सकते हैं। हम्म ठीक है, बहुत बढ़िया।